नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं यो मनी, हमारा स्पेशल शो जो हर रोज शाम को हम लेकर आते हैं आपके लिए ताकि आपकी मदद कर सकें। अगर आप कहीं भी अटके हुए हैं, कोई भी दुविधा मन में है, कोई क्वेश्चन है फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, कब कहाँ कैसे निवेश करें, कैसे अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करें, छोटी सेविंग से क्या बड़े सपने पूरे हो सकते हैं, इस तरीके का कोई भी सवाल अगर आपके पास है तो आप यो मनी का हिस्सा बन सकते हैं। आप yomoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी पर अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। साथ ही आप व्हाट्सएप 7045220000 पर अपने सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक ट्विटर पर ये शो जा रहा है, आप इस शो को देख भी सकते हैं। साथ ही अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ आपकी सभी सवालों को आंसर करने के लिए फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स के फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी मौजूद हैं। प्रबलीन नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज तो लेंगे ही जो आपने हमें अब तक भेजी हैं, लेकिन उससे पहले आज बात करेंगे बैलेंस एडवांटेज फंड की कि बैलेंस एडवांटेज फंड्स होते क्या हैं, कितना इक्विटी पोर्शन रहता है इस कैटेगरी में। हमेशा जब हम एक डाइवर्सिफाइड बैलेंस कम रिस्क की पोर्टफोलियो बनाने की बात करते हैं तो इस कैटेगरी का हमेशा जिक्र करते हैं। तो ये कई तरीके के सवाल हैं हमारे पास प्रबलीन के लिए, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी ऑफ फंड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ होता है इन फंड्स का। बताइए प्रबलीन। नमस्कार दीपाली। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स हाइब्रिड की 6 कैटेगरीज में से एक फंड है और यहाँ पे जो सेबी का मैंडेट है उसकी डेफिनेशन के हिसाब से जो फंड मैनेजर्स हैं वो 2 एसेट क्लासेस इक्विटी और डेट के बीच में जो आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसको मूव करते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस। ये बेसिक इसका जो प्रीमाइस है इस चीज़ पे बेस्ड है कि जब मार्केट्स महंगी लग रही हैं और बहुत ज़्यादा हमने देखा कि चढ़ चुकी हैं, काफ़ी ऊंचाइयों पे हैं, तब ये फंड्स एज अ प्रिकॉशनरी मेजर अपना इक्विटी एलोकेशन रिड्यूस कर देते हैं और अपना डेट एलोकेशन बढ़ा लेते हैं। और जब मार्केट्स में गिरावट होती है तब ये अपना पैसा इक्विटी में ऐड करते हैं। तो यानी कि बाय लो एंड सेल हाई की एक बेसिक मैकेनिज्म पे चलने की कोशिश करते हैं। बट विद इन डिफरेंट फंड हाउसेज, जितनी सारी हमारे पास स्कीम्स हैं दीपाली, यहाँ पे हर फंड हाउस एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है, उनका एक इन हाउस अपना मॉडल होता है जिसके बेसिस पे वो इक्विटी एंड डेट की एक रेंज डिसाइड करते हैं। कुछ फंड हाउसेस के लिए वो 0 to 100 के बीच में भी हो सकता है, कई 30 to 80% के बीच में मूव करते हैं। सो डिफरेंट फंड हाउसेस के अपने मॉडल्स हैं जिसके बेसिस पे वो मूवमेंट डिसाइड करते हैं कि हमें नेट इक्विटी एक्सपोजर किसी समय में कितना रखना है। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे अगर हम आईसीआईसीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की बात करें तो उनका जो नेट इक्विटी एक्सपोजर है वो करीबन 31.8% है। इवन एसबीआई के लगभग 31.4% है, जबकि एडेलवाइस का अराउंड 69% है। तो बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिनका नेट इक्विटी कम है, वो थोड़ा आर्बिट्राज यूज करके उसका नेट इक्विटी ग्रॉस इक्विटी 65 पे ले जाते हैं। सो मार्केट कंडीशंस पे बेस्ड है इस फंड का डेट इक्विटी मूवमेंट, और ये हमें ऐसे समय में हेल्प करता है जब आई थिंक निवेशकों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि हमें लमसम पैसा लगाना है, मार्केट्स बहुत ऊंचाइयों पे हैं और हम कैसे अपना एलोकेशन लें। और उन निवेशकों के लिए भी मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा है जिनका ब्रॉडर जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो तकरीबन 4 से 5 साल का है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स एसडब्ल्यूपी के लिए भी इसका काफी अच्छा प्रयोग किया जा सकता है ड्यूरिंग टाइम। ओके, तो जैसे आपने समझाया प्रबलीन, इक्विटी डेट में कितना एक्सपोजर रहता है इस कैटेगरी ऑफ फंड में। अलग अलग फंड हाउस की हालांकि अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन जब मार्केट वॉलेटाइल हो या फिर पीक बनाने के बाद करेक्ट हो रहा हो, जैसे फिलहाल की एक सिचुएशन है, उस कंडीशन में किस तरीके के परफॉर्मेंस इस कैटेगरी ऑफ फंड्स की रहती है, या फिर इन दोनों किस तरीके की परफॉर्मेंस है? क्या मार्केट के डाउन साइड को ये कंटेन कर पाते हैं? जी दीपाली जी, जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है इसकी जो मेरे ख्याल से कैटेगरी का जो बेसिकली टेस्ट है वो डाउन साइड प्रोटेक्शन के टाइम पे ही आता है, क्योंकि अगर ये फंड्स उतना ही गिर गए जितनी हमारी ब्रॉडर मार्केट्स गिरी, यानी कि उन्होंने उतना प्रोटेक्शन नहीं दिया जब मार्केट्स में गिरावट होती है, और हम डिफरेंट डेटा पॉइंट्स के से इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोविड के टाइम की फॉल की बात करें कि मिड जनवरी से लेके करीबन 23 मार्च में जो निफ्टी था उसमें गिरावट करीबन 38.5% की थी, और उस टाइम पे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की कैटेगरीज के अपने नेट इक्विटी एक्सपोजर्स थे, डिफरेंट थे, एंड ऑफ कोर्स हमें वेरिएशन दिखी है कि किस स्कीम ने कितना कंटेन किया है डाउनसाइड को। पर ऐसी काफी स्कीम्स थी जिन्होंने उसको कंटेन करके 14% पे ही रोका है डाउनसाइड को, कईयों ने 19-20% पे रोका है, जो निफ्टी की फॉल से काफी कम था, यानी कि वो वहां पे सक्सेसफुली कंटेन कर पाए हैं फॉल। अगर हम रीसेंट टाइम्स में देखें तो हमने देखा करीबन
ऑलमोस्ट 6% से हमने जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तब हमने देखा कि निफ्टी में गिरावट आई है। ऐसे टाइम पे टाटा बैलेंस्ड फंड, आईसीआईसीआई, एसबीआई 3% से लेसर गिरे हैं। 2.5, 2.8 की रेंज में उनकी गिरावट रही है, विच अगेन इज लेस देन 50% उनमें गिरावट हुई है, विच आई थिंक अगेन बहुत अच्छा एक उनका योगदान रहा है उस टाइम पे प्रोटेक्शन का डाउनसाइड। एंड अगर अभी हम देखें जो पिछले एक हफ्ते में हमने मार्केट मूवमेंट देखी है, करीबन 26 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो निफ्टी में करीबन 5.4% की गिरावट है, और यहाँ पे स्कीम्स लाइक एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड उनमें सिर्फ 1.73% की गिरावट आई है। सो मेरे ख्याल से ऐसे भी फंड्स हैं जहां पे उनने 3-3.5% तक गिरे हैं, दीपाली, जैसे एडेलवाइस एंड निपॉन। बट उनका इक्विटी एक्सपोजर इस टाइम पे, क्योंकि जैसे मैंने बोला एडेलवाइस का 69% के करीब है, निपॉन का 58% है, तो वहां हमने ज्यादा गिरावट देखी। सो आई थिंक डेफिनेटली ब्रॉडर लेवल पे अगर हम देखें कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो निफ्टी की जितनी भी फॉल हुई है एज अ कैटेगरी एवरेज अगर हम देखें तो फॉल ऑलमोस्ट 50% तक कंटेन की गई है। एंड आई थिंक यही चाहिए होता है जब आप थोड़ा सा लेस वोलेटाइल पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं। चलिए, तो ये आपको बताया गया है बैलेंस एडवांटेज फंड्स के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की। संतोष बिहार से हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। संतोष नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैम ये जो है 10,000 के SIP है और करीब 3-4 फंड में मैं अभी चालू है, तो उसको थोड़ा सा बताइए कि कितने फंड लेना सफिशिएंट रहेगा, अच्छा रहेगा। और हमको जो फंड है इसमें और कुछ चेंजिंग आपने अभी शुरू की है ये SIP? जी 1 साल हो गया, 1 साल हो गया मैम। तो 10,000 की SIP है, 1 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 25 साल में 2 करोड़ का टारगेट। 5 फंड्स हैं इनके पास जिसमें इन्होंने पिक किया हुआ है पराग पारिक ALSS टैक्स सेवर, SBI मैग्नम मिड कैप, इसके अलावा इनके पास है कोटक मल्टी कैप, टाटा स्मॉल कैप, SBI निफ्टी नेक्स्ट 50। सही में 2,000 ईच ही डाल रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए प्रबलीन? लॉन्ग टाइम के लिए मैम बहुत अच्छा होराइजन लेके चल रहे हैं संतोष जी, एंड 2 करोड़ ये जमा करना चाहते हैं। अगर हम 10,000 की SIP से लेके चले तो ये इनका टारगेट 12% के XIRR पे दीपाली अचीव हो जाएगा। पर यहाँ 2 पॉइंट्स है जो मैं मेंशन करना चाहूंगी। आज से 25 साल बाद जो आज के 2 करोड़ है उसकी कीमत करीबन 50 लाख भी नहीं टच कर रही होगी, अराउंड 47 लाख होगी। तो जब संतोष जी अपना टारगेट बना रहे हैं आज से 25 साल बाद 2 करोड़ पाने का, तो उनको ये डेफिनेटली समझना है कि उस टाइम पे उस पैसे की परचेजिंग पावर जो है वो करीबन लगभग 50 लाख के करीब है। और अगर वो ये चाहते हैं कि उनको 2 करोड़ के बराबर की परचेजिंग पावर मिले और उनका पैसा आज के 2 करोड़ बराबर हो, तो एक्चुअली उनको 8-8.5 करोड़ जमा करने की जरूरत है, जिसके लिए उनको एडिशनल SIP करीबन 34,000 की रिक्वायरमेंट है। सो ये एक पॉइंट मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ ताकि संतोष जी ये समझ पाए कि फ्यूचर में आपके पैसे की कीमत इन्फ्लेशन की वजह से घट रही है, इसलिए आपका गोल जो है वो फ्यूचर में इन्फ्लेशन को जरूर फैक्टर इन करे। अब आपके पोर्टफोलियो पे आते हैं। मेरे ख्याल से आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, आपने कम फंड्स लिए, आप प्लीज बहुत ज्यादा फंड्स और मत ऐड करिएगा। आपको अगर टैक्स सेवर की जरूरत नहीं है तो आप इसको स्टॉप करके होल्ड कर लीजिए। वैसे पराग पारिक का टैक्स सेवर काफी अच्छा है, पर अगर आपको ATC में इसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको हम स्किप कर सकते हैं, और इसके बदले आप निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स डाल दीजिए जो आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर दे, और उसके अलावा आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा है और उसको आप कंटिन्यू करिए। ओके, शिवांश कुमार यादव उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शिवांश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, ये पोर्टफोलियो रिव्यू कराना था। बताइए। हेलो, हाँ, पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, उसे बस रिव्यू कराना था। उसमें क्या कोई चेंजेस की जरूरत है या फिर इसी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ कंटिन्यू रहूं? पूछ लेते हैं। तो फिलहाल जो इनका पोर्टफोलियो है राइट 60,000 की SIP है, 1 करोड़ इनकी पोर्टफोलियो की ऑलरेडी वैल्यू है। 10 इयर्स में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे जानना चाहते हैं। फंड्स में इनके बता दूं, इनके पास है मिरई एसेट लार्ज एंड मिड कैप,
आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, इन सभी में 10,000 ईच डाल रहे हैं। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप और एक्सिस मिड कैप पे 5,000 ईच है। बताइए प्रबली। जी, जो शिवांश जी का पोर्टफोलियो है उसका ऑलरेडी अच्छा इनने कॉर्पस क्रिएट किया है अपने लिए 1 करोड़ का, एंड 60,000 की एसआईपी है। अगर इसी रफ्तार से ये चले तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रकम ये जमा कर लेंगे। अगर 10 साल हम लेके चले तो करीबन 4.5 करोड़ इनका क्रिएट हो सकता है विद 12% टैक्स IRR। और अगर 15 इयर्स तक ये कंटिन्यू करते हैं तो इनके पास करीबन 8.5 करोड़ जमा हो सकता है इन एसआईपीज के द्वारा अपनी इन्वेस्टमेंट्स में। एंड इनका जो पोर्टफोलियो है दीपाली, ये सारे ही एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं इनके, और डुप्लीकेशन भी है इनके पोर्टफोलियो में। एंड डुप्लीकेशन नॉट ओनली स्टॉक होल्डिंग्स में बट इवन इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रैटेजी, जैसे ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले फंड हाउसेस हैं इनके पास। मेरी राय ये होगी कि एक तो स्कीम्स अब बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं, एक्सिस मिड कैप और मिराई लार्ज एंड मिड कैप को ये स्टॉप करके होल्ड कर लिए। आप एडिशनल इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इसमें ना डालिए, पर स्टॉप करके होल्ड करके आप कंटिन्यू करते रहो। एंड आप एक मिड कैप 150 इंडेक्स फंड अपने लिए ऐड कर लीजिए, एक पैसिव स्ट्रैटेजी। एंड आई थिंक उससे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा बैलेंस्ड हो जाएगा। एंड आई थिंक बाकी आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, सो यू कैन कंटिन्यू विद द रेस्ट। ओके, बात करते हैं हम अमित से। अगले कॉलर है हमारे साथ अमित कुमार। अमित नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, ये 14,500 का इन्वेस्टमेंट है मैम। पोर्टफोलियो हमारा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 3,000 है, एसबीआई स्मॉल कैप में 4,000, एसबीआई मैग्नम मिड कैप में 2,500, एसबीआई का इंजेक्शन फंड में 30,000 और 30,000 लमसम है, क्वांट मिड कैप 2,000 मंथली है, आईटीसी प्रोडेंशियल रिकवरी 1,000, इसके बाद कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड 1,000, महिंद्रा मैन्युलाइफ फंड 10,000 लमसम, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 1,000 एसआईपी। ओके मैम, इसी के बारे में जानकारी लेना, पोर्टफोलियो हमारा एक बैलेंस है कि नहीं। ओके, आपका गोल 20 इयर्स में 2 करोड़ का है? 20 ईयर तो 2 करोड़। ठीक है, तो इन्होंने अपने फंड्स के नाम ऑलरेडी बता दिए हैं। 14,500 की एसआईपी, 4.5 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू। क्या सजेशन रहेगा प्रबलीन इनके लिए? जी, अगेन अमित जी का भी दीपाली बहुत अच्छा लॉन्ग टाइम होराइजन का इनका पोर्टफोलियो है। 2 करोड़ चाहते हैं 20 साल में। पहले हम एक बार इनकी टारगेट की बात कर लेते हैं। अगर 12% का भी रिटर्न मिला तो इनका टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो जाएगा, हल्की सी शायद कमी रह जाए वहां पे। तो अगर 1,000-1,500 से अपनी एसआईपी को इंक्रीज करेंगे तो ये अपना अचीव कर सकते हैं टारगेट। बट अगेन, जो मैंने शुरुआत में बात करी थी कि हमें इन्फ्लेशन को थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है। 20 साल बाद तब के जो इनके हाथ में 2 करोड़ आएंगे उसकी कीमत आज के करीबन 62 लाख के बराबर होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको परचेजिंग पावर, आपकी जो पैसे की कीमत है वो 2 करोड़ बराबर हो, तो आपको अपनी एसआईपीज को बढ़ाना होगा, क्योंकि आपको फिर करीबन 6 करोड़ को टारगेट करना है। पर आप एक साथ अगर इतना पैसा नहीं डाल सकते हैं, 60,000 की एसआईपी अभी नहीं कर सकते हैं, तो आप जरूर धीरे धीरे इंक्रीमेंटली अपनी स्टेप अप करिएगा। अभी 14,500 की एसआईपी कर रहे हैं, उसको 15 करिए, 16, 17, 20, आप धीरे धीरे प्लीज बढ़ाइए, ताकि आपका वहाँ पे सफिशिएंसी रहे जो आपको फंड्स उस टाइम पे मिलेंगे। बाकी जो आपने ऑन द होल ये बोला है आपको 2 करोड़ चाहिए, वो अचीव हो जाएगा। आपके पोर्टफोलियो में जितनी आप एसआईपी कर रहे हैं उस हिसाब से काफी फंड्स हैं, और जो पोर्टफोलियो वैल्यू है ऑलरेडी 9 फंड्स हैं। अगेन सारे एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं। मेरी राय ये रहेगी, एक आपने एसबीआई से बहुत ज्यादा फंड्स जोड़ रखे हैं, तो एसबीआई में जो मिड कैप है, ऑल्दो वो बहुत अच्छा फंड है, पर आप उसको स्टॉप कर लीजिए। उसके जगह आप एक पैसिव फंड ले लीजिए 150 इंडेक्स, वो आप एसबीआई का ले सकते हैं, बिकॉज पैसिव स्ट्रैटेजीज में सेम फंड हाउस का उतना अंतर नहीं पड़ता है, उन्होंने सीधा इंडेक्स को ट्रैक करना होता है। तो आप 150 इंडेक्स को ऐड करिए। इसके साथ साथ आप एक लार्ज कैप में अगेन इंडेक्स फंड को प्लीज इंक्लूड करिए अपने पोर्टफोलियो में। एंड उसके अलावा कॉन्ट्रा फंड्स आपके पास वैल्यू में 2 है, तो
आईसीआईसीआई का ज्यादा ओवरलैप है पूरे पोर्टफोलियो के साथ, तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं एंड इवेंचुअली आप एग्जिट कर लीजिएगा और अपने इंडेक्स फंड्स में ऐड कर लीजिएगा। सो ये कुछ चेंजेस हैं जिसके साथ आप अपने आने वाले 20 इयर्स का पोर्टफोलियो लेके चलें, और इसीलिए आपके उसमें पैसिव फंड्स ऐड किए जा रहे हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो ज्यादा बैलेंस हो जाए। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। आप अपने इस पोर्टफोलियो में थोड़ा सा बदलाव कीजिए, जो सजेस्ट किया है आपको प्रॉब्ली ने। निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड वेट फंड से आपको निकलने की सलाह दी गई है। एसबीआई मैग्ना मिड कैप से आप निकल जाइए, एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को आप शामिल कर सकते हैं। तो थोड़े से बदलाव सजेस्ट किए हैं, बाकी आप इन्वेस्टेड रहिए। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चन जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी। प्रबलीन बाजपेयी हमारे साथ बनी हुई हैं। आप इसे भी क्वेरीज को आंसर करने के लिए कुछ और कॉलर से करते हैं बातचीत। गोपाल जोशी उत्तराखंड से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जोशी साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम। हेलो। नमस्ते। हाँ मैडम, मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको शेयर किया है। मेरे पास एसबीआई स्मॉल कैप, मेरे पास 7 फंड हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसी प्रूडेंटल इक्विटी एंड डेट फंड, आईसीआईसी प्रूडेंटल ब्लू चिप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, एचडीएफसी बीएफ और एचडीएफसी 630 कैप डायरेक्ट फंड। मैडम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो मेरे ये 7 फंड हैं, आज की स्थिति में ये फंड सही है या मुझे इनमें कोई बदलाव करना है? ठीक है, तो 7 फंड्स हैं। 7 फंड्स के नेम इन्होंने प्रबलीन ने अभी मेंशन किए। 2,000 ईच डाल रहे हैं सभी फंड्स में, यानी टोटल 14,000 पर मंथ की इनकी एसआईपी है। अभी हाल ही में शुरू की है, कुछ महीने पहले ही 1 लाख रुपए इकट्ठा कर पाए हैं। 10 इयर्स का होराइजन है। जानना चाहते हैं 10 इयर्स में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे, प्लस जो फंड चुने हैं इन्होंने, क्या इसमें कोई बदलाव की जरूरत है? बताइए आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेंगे? जी 14,000 की जो एसआईपी है, इनके पास जो 7 फंड है, पहले हम लोग देखते हैं कॉर्पस कितना बनेगा दिवाली इनका। अगर हमने 10 इयर्स में 12% का एक्सआईआरआर हासिल किया तो करीबन 35 लाख बन सकते हैं इनके। अगर हमने 15% तक का हमें पोर्टफोलियो रिटर्न्स मिले तो भी करीबन 43-44 लाख ही जमा कर पाएंगे। अगर थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ा सकें करीबन 15 साल तक, तब करीबन 77 लाख तक ये पहुंच सकते हैं। 80 तक भी पहुंचेंगे, 85 तक, अगर थोड़े बेहतर रिटर्न मिले। तो ये हो गया इनका कि कितना पैसा बन सकता है। इनके पास 2 हाइब्रिड फंड्स हैं, तो अगर तो गोपाल जी ने अपनी रिटायरमेंट के लिए एसडब्ल्यूपी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोर्टफोलियो क्रिएट किया है तो आप हाइब्रिड फंड्स को कंटिन्यू करिए, वरना फिर हमें हाइब्रिड फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इनके गोल पे डिपेंड करेगा। इनके पास जो बाकी फंड्स हैं, जैसे आईसीआईसीआई का इक्विटी डेट हो गया जो हाइब्रिड ही है, और इनका बैलेंस एडवांटेज, इनके आपस के भी पोर्टफोलियो जो ओवरलैप्स हैं ओवरऑल काफी हैं। एंड जो इनका पोर्टफोलियो 7 फंड्स का क्रिएटेड है वो काफी ज्यादा लार्ज कैप की तरफ टिल्टेड है। तो दीपाली मेरी राय होगी कि ये एक मिड कैप फंड शामिल करे, बिकॉज एक स्मॉल कैप तो इनने रखा है, तो एक मिड कैप की डेफिनेटली गुंजाइश है इनके पोर्टफोलियो में। तो अगर आपका रिटायरमेंट टाइप का एसडब्ल्यूपी का कोई टारगेट नहीं है तो फिर आप अपने जो हाइब्रिड फंड है आईसीआईसीआई इक्विटी डेट या बैफ को आप स्टॉप करके होल्ड कर सकते हैं। जितना पैसा चला गया ठीक है, और आप थोड़ा एलोकेशन अपने मिड कैप की तरफ लेके जाइए, बिकॉज आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो इज लार्ज कैप टिल्टेड, तो थोड़ा सा स्मॉल और मिड कैप में भी आप उसको बढ़ाइए एलोकेशन को। तो ये ब्रॉडली कुछ सलाह है आपके लिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं अमनदीप सिंह की। ईमेल के थ्रू इन्होंने सवाल भेजा है हरियाणा से। 39 इयर्स इनकी एज है। 22,000 पर मंथ की एसआईपी चल रही है। एसआईपी कहाँ कर रहे हैं वो फंड्स में बता देती हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4,000 पर मंथ, एचडीएफसी डिफेंस फंड 3,000 पर मंथ, 2,000 ईच डाल रहे हैं 4 फंड्स में, जिसमें एक एक्सेस ब्लू चिप, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, मोतिया ओसवाल मिड कैप और निपॉन स्मॉल कैप। साथ ही इनके पास क्वांट स्मॉल कैप है 3,000 ईच, कैनरा बुको स्मॉल कैप। तो यानी लगभग इनके पास 4 फंड्स हैं 2,000 ईच के,
2 फंड्स है 3000 ईच और 2 फंड्स है 4000 ईच, तो टोटल इस तरीके से 8 म्यूचुअल फंड्स हैं इनके पास। अब इनके क्वेश्चंस क्या है? फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 19,000 यानी 22,000 की SIP, पोर्टफोलियो की वैल्यू ये 19 लाख रुपए इकट्ठा कर चुके हैं। 2035 तक कितना कॉपस, यानी 11 ईयर्स का इनका टाइम होराइजन है। उस पर्सपेक्टिव से जानना चाहते हैं कि फंड सिलेक्शन इन्होंने कैसा क्या है। 4,000 और ऐड करना चाहते हैं, यानी 26,000 की इनकी फिर SIP हो जाएगी। तो ये समझना चाहते हैं कि क्या बदलाव ये कर सकते हैं, 10-11 साल में कितना इकट्ठा कर लेंगे। साथ ही इन्होंने लिखा है कि 1 साल में 5 लाख जमा करना चाहते हैं ये, तो ये कितने की SIP करें और किस फंड में SIP शुरू करें, बताइए। जी, अब पहले भाग का जवाब देती हूँ मैं दीपाली कि इनका जो 19 लाख का ऑलरेडी पोर्टफोलियो वैल्यू है और हमारे पास अबाउट 10 इयर्स हैं और 26,000 की SIP अब हो जाएगी 4,000 जोड़ने से, तो 10 साल में ये करीबन 1.2 करोड़ आराम से जमा कर लेंगे एट 12% टैक्स IRR। इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें इनने एक पैसिव फंड शामिल किया है UTI का नेक्स्ट 50 जो अच्छा है। एक्सिस ब्लू चिप जो हमारा लार्ज कैप का है, मेरे ख्याल से इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। एक तो इस फंड ने काफी स्ट्रगल किया है और एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स अब बीट नहीं कर पा रहे हैं अपने इंडेक्स को क्लीनली, तो इसको आप स्टॉप करके होल्ड कर लीजिए। अगर इसमें आपका कुछ पैसा पड़ा है तो लेट इट ग्रो, आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है और कुछ भी ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी आपको एकदम। बट आपका जो ओवरऑल एलोकेशन स्मॉल कैप्स की तरफ है वो करीबन 41% जो आपका SIP है वो आपके स्मॉल कैप्स में ही जा रहा है, तो मेरे ख्याल से उसको आप देखिए। 3 फंड्स आपने लिए हैं कि आर यू कंफर्टेबल उतने रिस्क एपेटाइट के साथ, और मेरे ख्याल से 3 फंड्स की जगह आप 2 को कंटिन्यू कर लीजिए। प्रॉब्लम निपॉन में बहुत ही छोटा एलोकेशन है, आप उसको स्टॉप करके होल्ड कर सकते हैं। एंड एक ओवरऑल गुंजाइश आपकी बनती है एक लार्ज मिड इंडेक्स फंड को जोड़ने की, तो अब यहाँ पे मेरी सलाह होगी कि आप एक एडेलवाइस का या ICICI का लार्ज मिड 250 इंडेक्स फंड ऐड कर लीजिए एंड दैट विल मेक योर पोर्टफोलियो मोर होलिस्टिक। और जो आपने बोला है कि आपको 1 साल में ही 5 लाख जमा करने हैं, तो ये तो दीपाली इतना छोटा टाइम पीरियड है कि हम यहाँ इक्विटी का एक्सपोजर बिल्कुल नहीं सलाह दे सकते। और 1 साल में अगर आप SIP के माध्यम से करेंगे तो अगर 6-7% का आपको रिटर्न मिल रहा है, चाहे आप रेकरिंग डिपॉजिट के थ्रू करिए, चाहे आर्बिट्राज फंड या डेट फंड, यहाँ पे तो आपको काफी पैसा डालना ही पड़ेगा। करीबन 40,000 की आपकी महीने की आपकी योगदान होना चाहिए जो जाके आपका 5 लाख बन पाएगा। तो यहाँ पे प्लीज आप शॉर्टकट मत देखिएगा कि ज्यादा रिटर्न आ जाएं और एक ही साल में इक्विटी में आप डाल के 5 लाख जमा कर लीजिए। इसको प्लीज आप सेफ माध्यम के थ्रू ही निवेश करिए। अगर आप हाई टैक्स स्लैब में हैं तो आप आर्बिट्राज फंड का चुनाव करिएगा यहाँ पे। ओके, चलिए, तो ये सजेशन दिया गया है आपके पोर्टफोलियो को लेकर, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और जैसे आपको सलाह दी गई है 1 साल में 5 लाख कमाने के लिए 40,000 तक की आपको SIP करनी पड़ेगी, तब आप अपना गोल हासिल कर सकेंगे। और आपके दूसरे पोर्टफोलियो की बात करें तो 1.25 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप इकट्ठा कर सकेंगे 10 साल में। चलिए पूछ लेते हैं प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स। प्रबलीन बताइए कौन से फंड्स पिक किए हैं आपने? हाइब्रिड स्पेस से SBI का एसेट एलोकेशन फंड, अगर आपका 3 से 5 साल का होराइजन है, यहाँ डेट, इक्विटी और गोल्ड का आपको एक्सपोजर मिलेगा। अगर आपका पास बहुत सारे एक्टिव फंड्स हैं तो आप लार्ज मिड में एडेलवाइस का लार्ज मिड 250 इंडेक्स फंड जोड़ सकते हैं। विद इन लार्ज कैप्स अगर आपको पैसिव उठाना हो तो आप DSP या किसी और फंड हाउस का इक्वल वेट इंडेक्स एक स्ट्रैटेजी मुझे अच्छी लगती है, इक्वल वेट, वो आप ले सकते हैं। एंड अगर आप मल्टी कैप फंड देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोटक मल्टी कैप इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इनके पास बैंक्स काफी कम हैं और ज्यादा जितने एक्टिव फंड्स हैं उनके पास बैंकिंग में काफी एक्सपोजर होता है एंड इनका अच्छा मैनेजमेंट है इन द लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस। तो ये कुछ फंड्स हैं जो निवेशक देख सकते हैं अपनी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद। ओके, तो SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, एडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स फंड, DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड और साथ ही कोटक मल्टी कैप, ये चॉइसेस है प्रॉब्लम की तरफ से, नोट कर लीजिए। और ये कंप्लीट फंड्स हैं एक पोर्टफोलियो, कंप्लीट पोर्टफोलियो के हिसाब से। थैंक यू प्रॉब्लम शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू। इसी के साथ यौमनी में देते हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।